नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कंपनी के अंश पूंजी के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि नंबर 1 पर है अधिकृत या पंजीकृत अंश पूंजी, जिसे अथॉराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। नंबर 2 पर निर्गमित अंश पूंजी, जिसे इश्यूड कैपिटल कहा जाता है। नंबर 3 पर प्रार्थित या अभिदत्त अंश पूंजी, जिसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाता है। नंबर 4 पर मांगी गई पूंजी या याचित पूंजी, जिसे कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। नंबर 5 पर प्रदत्त पूंजी, जिसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। और नंबर 6 पर संचित या आरक्षित पूंजी, जिसे रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। तो ये तो हो गए अंश पूंजी के प्रकार। अब इनका अर्थ क्या होता है वो हम समझते हैं। देखिए, नंबर 1 पर हमारे पास लिखे गए अधिकृत या पंजीकृत अंश पूंजी। देखिए, अधिकृत या पंजीकृत अंश पूंजी क्या होती है। तो कंपनी के पार्षद सीमानियों में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है उसे हम अधिकृत अंश पूंजी कहते हैं। यानी जिस अंश पूंजी से कंपनी का पंजीकरण होता है और जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होता है और कंपनी उस अंश पूंजी से ज़्यादा के अंश पूंजी जारी नहीं कर सकती है, तो वो कहलाती है अधिकृत अंश पूंजी। ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक कंपनी है एक्स और उसकी जो पंजीकरण हुआ है वो 10 लाख रुपए की अंश पूंजी से हुआ है। 10 लाख की पूंजी से हुआ है। तो ये 10 लाख की जो पूंजी है वो कंपनी की अधिकृत या पंजीकृत पूंजी कहलाएगी। हाँ, पार्षद सीमानी में जो पूंजी होगी उसको पूर्वाधिकार अंश और समता अंशों दोनों में अलग अलग दिखाया जाएगा। ठीक है। नंबर 2 पर हमारे पास है निर्गमित पूंजी। देखिए, जैसे इसके नाम से पता चलता है निर्गमित, यानी ऐसी अंश पूंजी या ऐसी पूंजी जो जनता में निर्गमित कर दी जाती है तो उसे हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये कर सकते हैं कि निर्गमित पूंजी क्या होती है। तो निर्गमित पूंजी वह होती है जो कंपनी द्वारा समय समय पर धन प्राप्त करने या अन्य प्रतिफल के बदले में निर्गमित या जारी कर दी जाती है, इश्यू कर दी जाती है, तो वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। अब कंपनी द्वारा मान लेते हैं कि 5 लाख की पूंजी से, अधिकृत पूंजी से इसका क्या हुआ, पंजीकरण हुआ कंपनी का, कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी 10 लाख रुपए और कंपनी ने इसमें से 5 लाख रुपए की अंश पूंजी क्या कर दी, निर्गमित कर दी। तो अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित कर दिया जाता है वो क्या कहलाएगा, निर्गमित पूंजी कहलाएगी। अगला जो हमारा नंबर 3 बिंदु है प्रार्थित या अभिदत्त अंश पूंजी। तो देखिए, प्रार्थित या अभिदत्त अंश पूंजी क्या होती है। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसको क्रय करने के लिए जनता से आवेदन या प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं या अभिधान प्राप्त होता है तो उसे हम प्रार्थित या अभिदत्त अंश पूंजी कहते हैं। तो प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी जितने हमारे द्वारा निर्गमित की गई है, यदि जनता ने पूरे के पूरे अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तो निर्गमित पूंजी और प्रार्थित या अभिदत्त अंश पूंजी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर जनता ने कम अंशों के लिए आवेदन किया है या जनता से कम अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं तो ये राशि कम भी हो सकती है। तो अब मान लेते हैं कि जनता से 4 लाख के लिए आवेदन प्राप्त हुआ तो ये क्या कहलाएगा, प्रार्थित या अभिदत्त अंश पूंजी कहलाएगी। ठीक है। अगला हमारा जो है वो है मांगी गई या याचित पूंजी। देखिए, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि वह पूंजी जो जनता से मांग ली जाती है, अंशधारियों से मांग ली जाती है, वो क्या कहलाएगी, मांगी गई पूंजी या याचित पूंजी कहलाएगी। ठीक है। तो मांगी गई पूंजी से क्या आशय है कि मांगी गई पूंजी से आशय है कि पूंजी के उस भाग से है जिसे भुगतान हेतु तो मांगा जा चुका है, अर्थात प्रार्थित पूंजी का वह भाग है जिसे कंपनी द्वारा अंशधारियों से मांगा जा चुका है, वो मांगी गई पूंजी कहलाती है। अब मांगी गई पूंजी का अर्थ क्या हो गया। अब हमारे द्वारा जो प्रार्थित पूंजी कितनी है, 4 लाख रुपए। अब इसमें से मान लेते हैं कि कंपनी ने कितने मांग लिए, 2 लाख रुपए मांग लिए। तो जो कंपनी ने मांग लिया अंशधारियों से वो क्या कहलाएगी, मांगी गई या याचित पूंजी कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक अंश है वो 10 रुपए का है और कंपनी ने 7 रुपए तक मांग लिए, तो ये 7 रुपए तो मांगी गई या याचित पूंजी कहलाएगी और जो 3 रुपए बच गए वो अयाचित या न मांगी गई पूंजी कहलाएगी, जो कंपनी आगे भविष्य में जब आवश्यकता होगी तब मांग लेगी। ठीक है। अगली जो हमारी है प्रदत्त या चूकता पूंजी, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि पेड अप कैपिटल, यानी जिसका हमें भुगतान प्राप्त हो जाता है वह पूंजी क्या कहलाएगी, पेड अप कैपिटल कहलाएगी। तो मांगी गई पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त हो जाता है वह प्रदत्त पूंजी कहलाती है। पूंजी में से बकाया मांग की राशि घटाने पर प्रदत्त पूंजी प्राप्त होती है। अब मान लेते हैं कि हमने 2 लाख रुपए मांग लिए थे, 2 लाख रुपए क्या कर लिए थे, मांग लिए थे,
और इन 2 लाख में से सभी अंशधारियों ने अगर राशि भुगतान कर दी तो हमारी जो पेडअप कैपिटल है वो भी कितनी होगी, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। लेकिन हमने 2 लाख रुपए मांगे, लेकिन एक अंशधारी था एक्स, जिसके पास 1,000 अंश थे हमारी कंपनी के, और उसने उस पर राशि का भुगतान नहीं किया। तो उसके मान लेते हैं कि उसने 2,000 रुपये का भुगतान नहीं किया। ठीक है, मान लेते हैं 2,000 रुपये का भुगतान उसने नहीं किया गया, तो बकाया मांग कितनी रह गई, 2,000। तो हमें नगद कितने प्राप्त होंगे फिर, 1,98,000 रुपये नगद प्राप्त। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो प्रदत्त पूंजी कितनी होगी, 1,98,000 रुपये। यानी प्रदत्त पूंजी कैसे निकलेगी कि मांगी गई पूंजी के में से बकाया मांग जो अंशधारी से हमें प्राप्त नहीं हुई है उसको हम घटा के लिखेंगे, और बाद में जो राशि प्राप्त होगी वो हमारी नगद राशि जो होगी वो प्रदत्त पूंजी कहलाएगी। ठीक है ना। तो प्रदत्त पूंजी क्या है, प्रदत्त पूंजी वह है जो मांगी गई पूंजी का वह भाग है जो हमें अंशधारियों से वास्तव में नगद में प्राप्त हो जाता है। यदि कोई अंशधारी मांग की राशि का या भुगतान नहीं कर पाता है या उसकी मांग बकाया रह जाती है तो उसको घटाकर जो शेष राशि होती है उसे प्रदत्त पूंजी में दिखाया जाता है। हाँ, अब देखिए नीचे इसमें मैंने एक नोट लगा के लिखा है कि प्रदत्त या चुकता पूंजी को बैलेंस शीट के अमाउंट में दर्शाया जाता है तथा योग में शामिल किया जाता है। देखिए अभी तक हमने ऊपर अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित या विदत पूंजी, मांगी गई पूंजी आदि को पढ़ा है, लेकिन जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उस बैलेंस शीट का जो अमाउंट का कॉलम होगा उस अमाउंट के कॉलम में हम कौन सी कैपिटल दिखाएंगे, पेडअप या चुकता प्रदत्त पूंजी को दिखाया जाता है जो वास्तव में हमें नगद में प्राप्त हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं कि जो बैलेंस शीट के अमाउंट के कॉलम में वो कौन सी पूंजी दिखाई जाती है, तो प्रदत्त या चुकता पूंजी दिखाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6 पर है अयाचित पूंजी। अब मैंने आपको जैसे बताया है कि एक अंश है वो 10 रुपए का है, जिसमें से 7 रुपए तो कंपनी ने मांग लिए, तो कितने रुपए बाकी रह गए, 3 रुपए। तो 7 रुपए तो कहलाएगी मांगी गई या याचित पूंजी, और 3 रुपए कहलाएगी न मांगी गई या याचित पूंजी। तो अयाचित पूंजी क्या है कि अभिदत्त अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा अभी तक नहीं मांगा गया है, भविष्य में आवश्यकता होने पर जब मांगा जाता है तो उसे अयाचित पूंजी कहते हैं। ठीक है, अगली हमारी है आरक्षित या संचित पूंजी, जिसे रिजर्व कैपिटल भी कहते हैं, रिजर्व कैपिटल अंग्रेजी में कहते हैं। आरक्षित या संचित पूंजी क्या होती है, देखिए कंपनी द्वारा अपनी नए मांगी गई पूंजी का एक भाग जो कंपनी के समापन की दशा में ही मांगा जाता है, कंपनी के समापन की दशा के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, तो उसे हम आरक्षित या संचित पूंजी कहते हैं। तो इसकी देखिए परिभाषा क्या लिखी गई है कि कंपनी द्वारा अयाचित या नए मांगी गई पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन की दशा में मांगा जाता है तो उसे आरक्षित या संचित पूंजी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पूंजी के कितने प्रकार देख लिए, नंबर 1 अधिकृत अंश पूंजी या पंजीकृत अंश पूंजी, नंबर 2 निर्गमित अंश पूंजी, नंबर 3 पे कौन सी है, प्रार्थित या अभिदत्त अंश पूंजी, नंबर 5 पर मांगी गई पूंजी, और नंबर 6 पर अयाचित या न मांगी गई पूंजी, और नंबर 7 पर आरक्षित या संचित पूंजी। तो इस प्रकार से हमने 7 अंश पूंजी के प्रकार देखे हैं कि कंपनी की अंश पूंजी है वो कैसे परिभाषित की जाती है। हाँ, अब इसमें जो मोस्ट बात थी वो क्या थी कि कंपनी का जो अमाउंट का कॉलम है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की तो उसमें जो अमाउंट है या जो राशि का कॉलम है उसके योग में जो शामिल करने वाली राशि है वो हमेशा कौन सी होगी, पेडअप कैपिटल होगी। कौन सी, पेडअप कैपिटल को शामिल किया जाता है। हालांकि देखो ऑथोराइज कैपिटल को, कॉल्ड अप को, सबको दिखाया जाता है, लेकिन शामिल कौन सी होगी योग में, पेडअप कैपिटल को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज अंश पूंजी का अध्ययन कर लिया है और बाकी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।